हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में अनुलेखन की प्रक्रिया यूकेरियोट्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुलेखन की प्रक्रिया प्रोकैरियोट्स में। तो अनुलेखन क्या है? अनुलेखन मैसेंजर आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया, अर्थात डीएनए के टेम्पलेट पर मैसेंजर आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया या डीएनए से एमआरएनए के या मैसेंजर आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। तो हम यूकेरियोट्स में ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया। तो उसको समझने से पहले प्रोकैरियोट्स क्या है ये जान लें। प्रोकैरियोट्स वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, अर्थात उनके न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए आरएनए सेल के साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में ही इसीलिए संपन्न होती है, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया या अनुलेखन की प्रक्रिया कहाँ होती थी? न्यूक्लियस के अंदर होती थी। जबकि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म में या जीवद्रव्य में होगा। तो अब हम देखते हैं, उसको जानने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं। सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, ये एक दिशा में सूचनाओं का प्रवाह क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया, अर्थात डीएनए से एमआरएनए बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में किस तरह से होता है। ये प्रक्रिया सेल साइकिल के G1 और G2 फेज में संपन्न होता है। सेल साइकिल के G1 और G2 फेज में संपन्न होता है। इस प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सक्रियता में ये संपन्न होता है। ये प्रक्रिया इसमें मुख्य एंजाइम कौन सा भाग लेता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज भाग लेते हैं या रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं जिससे एमआरएनए का निर्माण होगा। तो एमआरएनए सबसे पहले तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, उसमें से एक स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट का कार्य करता है या टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, जिस पर जो है वो मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि एमआरएनए के या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। और दूसरा स्ट्रैंड होता है जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में भाग लेता है, वो कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3 डेज 5 डेज प्राइम जो होता है, वही डीएनए का 3 डेज 5 डेज प्राइम वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है, वही एमआरएनए के निर्माण में या ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। और जब एमआरएनए का निर्माण होता है तो वो होता है 5 डेज 3 डेज दिशा में, है ना। 5 डेज 3 डेज दिशा में ही एमआरएनए का निर्माण संपन्न होता है। तो इसमें डीएनए का केवल टेम्पलेट स्ट्रैंड जो नीचे 3 डेज 5 डेज प्राइम है वही भाग लेता है, और अनुलेखन केवल 5 डेज 3 डेज दिशा में होता है। ये हमेशा याद रखिए आप लोग। अनुलेखन में भाग लेते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से चीज भाग लेंगे? एक तो होगा डीएनए का टेम्पलेट भाग लेगा जिस पर एमआरएनए का निर्माण होगा उसके आधार पर, और दूसरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो इसके निर्माण में हेल्प करेगा या उसके सिंथेसिस करने में उसकी सहायता करेगा। और तीसरा मुख्य महत्वपूर्ण चीज है वो है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। यही राइबोन्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर आकर जुड़ते चले जाएंगे और एमआरएनए की निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो मुख्य रूप से अनुलेखन में या ट्रांसक्रिप्शन में कितने पार्ट भाग ले रहे हैं, कौन कौन से चीज भाग ले रहे हैं? एक है डीएनए टेम्पलेट जिस पर एमआरएनए का निर्माण होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो इस प्रक्रिया में सहायता करेगी पूरी तरह से, और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो आकर एमआरएनए के स्ट्रैंड का निर्माण करेगा या सिंथेसिस करेगा। तो इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आरंभन या इनिशिएशन, और दूसरा होता है दीर्घीकरण, और तीसरा होता है समापन। तो आरंभन नाम से ही जाहिर है कि उसमें स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया, और दीर्घीकरण की प्रक्रिया में एमआरएनए का चेन जो है या उसका स्ट्रैंड जो है वो लंबा होता है या उसका दीर्घीकरण होता है। और तीसरा प्रक्रिया जो उसमें होगा वो होगा समापन की प्रक्रिया, जहां पर एमआरएनए की प्रक्रिया जो है वो निर्माण होना बंद हो जाएगा, एमआरएनए बनना बंद हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। वह प्रक्रिया कहलाता है समापन। तो मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में। 3 क्रियाएं होती हैं, 3 प्रोसेस होता है। पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलॉन्गेशन, और तीसरा होता है टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन के लिए विशेष एक फैक्टर होता है
जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से आकर जुड़ता है तभी इनिशिएशन या आरंभन की प्रक्रिया या अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ हो पाती है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज जब तक डीएनए के टेम्पलेट पर आकर नहीं जुड़ेगा तब तक आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। लेकिन आरंभन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज ही अकेला काफी है नहीं होता है। आरंभन के लिए एक और फैक्टर की आवश्यकता होती है और वो फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर। जब आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर आकर जुड़ता है तभी ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के टेम्पलेट पर आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को स्टार्ट कर पाता है। इसीलिए सिग्मा फैक्टर को स्टार्टिंग फैक्टर या आरंभक फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रक्रिया इसमें क्या होगी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, इस तरह ग्रीन कलर दिखा रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के टेम्पलेट पर आकर जुड़ जाएगा। लेकिन वहां तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक सिग्मा फैक्टर नहीं जुड़ता। तो सिग्मा फैक्टर फिर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, उसके बाद सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा और जैसे ही सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा, यहाँ पर डीएनए के जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं दोनों स्ट्रैंड के बीच में वो मेल्ट होने लगते हैं और एक बबल का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से एक ट्रांसक्रिप्शन बबल का निर्माण हो जाएगा जहां पर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे और सिग्मा फैक्टर भी अलग हो जाएगा और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। सिग्मा फैक्टर की जुड़ते ही स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ना शुरू करते हैं ये सिग्मा फैक्टर जो है वो यहाँ से बाहर आ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर जोड़ने में मदद करता है। तो आरंभन की प्रक्रिया में जिस रीजन पर आरंभन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जहां पर अनुलेखन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो रीजन कहलाता है प्रोमोटर रीजन। तो ये प्रोमोटर रीजन को पहचानने का कार्य करता है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले इस प्रोमोटर रीजन को पहचानेगा जहां पर की प्रोमोटर रीजन क्या है, जहां पर अनुलेखन की प्रक्रिया आरंभ होती है वह रीजन कहलाता है प्रोमोटर रीजन। तो उसको आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है और जाकर वहां पर जुड़ता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पाता जब तक कि सिग्मा फैक्टर उससे नहीं जुड़ता। फिर सिग्मा फैक्टर उससे जुड़ता है तब हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो होते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं और इसका बबल का निर्माण होगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल का, और उसके बाद आगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होना मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का आकर जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही राइबोन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर आकर जुड़ना शुरू कर देते हैं, एडेनिन के अपोजिट में यूरासिल, साइटोसिन के अपोजिट में गुआनिन, थाइमिन के अपोजिट में साइटोसिन, इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, है ना, साइटोसिन। और आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह एडेनिन के साथ में यूरासिल बनेगा। जब भी न्यूक्लियोटाइड आकर एडेनिन के अपोजिट जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, यूरासिल जुड़ेगा। तो इस तरह से एक एक राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं और दीर्घीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरा प्रक्रिया क्या है, तो एक चीज और इसमें याद रखने लायक है कि प्रोमोटर रीजन में 6 से 10 न्यूक्लियोटाइड में एक विशेष सीक्वेंस होता है बेस का, TATATAG। तो इस सीक्वेंस को कहते हैं टाटा बॉक्स। ठीक है, इसी सीक्वेंस में क्या होता है कि इस सीक्वेंस में आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है। यहाँ पर स्टार्टिंग सीक्वेंस जो होता है TATATAG, इसको टाटा बॉक्स कहेंगे। तो इस प्रोमोटर रीजन पर इस सीक्वेंस पर आकर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। उसके बाद के 35 न्यूक्लियोटाइड्स और होते हैं, वो रीजन कहलाता है टी, उसमें बेस का अनुक्रम होता है TTGACA। तो इस अनुक्रम पर डीएनए से आरएनए बनना स्टार्ट होता है। तो इस तरह से प्रोमोटर रीजन में दो भाग हुए, एक तो 6 से 10 न्यूक्लियोटाइड का रीजन कहलाता है प्रिग्नो बॉक्स में, 6 से 10 न्यूक्लियोटाइड का कहलाता है वो टाटा बॉक्स। उसमें बेस का अनुक्रम क्या होता है, TATATAG। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या होता है, 35 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं जो डीएनए से आरएनए बनना वहां पर स्टार्ट होता है। तो ये हो गया आरंभन की प्रक्रिया और प्रोमोटर रीजन के बारे में। उसके बाद आरंभन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, इसका अनुलेखन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दूसरा आता है इलांगेशन की प्रक्रिया। तो इलांगेशन में कौन मदद करता है, आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर सिग्मा फैक्टर का कोई काम नहीं है। जैसे ही इलांगेशन स्टार्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसके बाद दीर्घीकरण की प्रक्रिया जब शुरू होती है, एक एक करके आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का कार्य करता है आरएनए पॉलीमरेज, है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज अकेला
अनुलेखन को स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी दीर्घीकरण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही एक एक करके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता चला जाता है और इस तरह से राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जुड़कर एमआरएनए के इस स्ट्रैंड का निर्माण करते चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में ट्रांसक्रिप्शन जो बबल बना रहता है वो डीएनए टेम्पलेट पर आगे की ओर खिसकता चला जाता है। पहले ट्रांसक्रिप्शन बबल यहाँ था, फिर धीरे धीरे आगे की ओर खिसकता चला जाता है और एमआरएनए का निर्माण होकर ये इस तरह से बाहर की ओर निकलते चले जाते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन बबल डीएनए टेम्पलेट पर खिसकता जाता है और एमआरएनए बाहर की ओर निकलते चले जाते हैं। और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे खिसकता है, पीछे की ओर जो डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो चुके हैं वो फिर से रिकॉइलिंग उनमें हो जाती है और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया एक तरफ से स्टार्ट होकर आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ से ये यहाँ पर बंद हो रही है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन बबल यहाँ पर समापन कोडान पर आता है, समापन कोडॉन कौन से होते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन कौन से होते हैं, UAA, UGA और UAG। ये डीएनए पर स्थित ये कोडॉन जब आते हैं तब आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज से एक और विशेष प्रकार का फैक्टर आकर जुड़ता है जिसको कहते हैं रो फैक्टर। रो फैक्टर को समापक फैक्टर भी कहते हैं, जो आरएनए पॉलीमरेज से जाकर जैसे ही जुड़ता है इस टर्मिनेशन कोडॉन के पास में जब ट्रांसक्रिप्शन बबल आता है और यहाँ पर आकर रो फैक्टर जाकर जब इसमें से जुड़ता है, तो रो फैक्टर को P से डिनोट करते हैं और सिग्मा फैक्टर को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो जब रो फैक्टर समापन कोडॉन के पास में आता है और आरएनए पॉलीमरेज से रो फैक्टर जुड़ता है जैसे ही, तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट से अलग हो जाता है और डीएनए टेम्पलेट से आरएनए पॉलीमरेज के अलग होते ही एमआरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाता है और इस तरह से अनुलेखन की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया। 3 मुख्य भाग इसमें है, आपको याद रखने लायक है। एक है आरंभन, दीर्घीकरण और समापन। आरंभन के लिए मेन फैक्टर कौन है, सिग्मा फैक्टर है और दीर्घीकरण के लिए मेन सहायक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज और समापन के लिए आवश्यक जो फैक्टर है वो है रो फैक्टर। और इसमें और एक याद रखने वाली बात है, जब भी अनुलेखन की प्रक्रिया में एमआरएनए का निर्माण होगा वो कौन से प्राइम में होगा, 5 डेज 3 डेज प्राइम में होगा। प्रिब्नो बॉक्स में 2 भाग होते हैं। प्रिब्नो बॉक्स क्या है, प्रोमोटर रीजन में पाया जाने वाला है, इसको प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। प्रोमोटर रीजन के न्यूक्लियोटाइड्स को 2 भाग में होते हैं। एक होता है 6 से 10 न्यूक्लियोटाइड का TAG जिसको टाटा बॉक्स कहते हैं और 35 उसके बाद जो 35 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो डीएनए से एमआरएनए बनने का प्रारंभ होता है। तो टाटा बॉक्स में जो होता है वो वहां से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और TTGACA इस भाग से डीएनए से आरएनए का बनना स्टार्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में टाटा बॉक्स क्या है या प्रिब्नो बॉक्स क्या है इस तरह से पूछा जा सकता है। आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन पूछा जा सकता है या पूरी अनुलेखन की प्रक्रिया प्रोकैरियोट्स में पूछा जा सकता है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया में क्या डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो होते हैं उनके जीन पॉलीसिस्टोनिक होते हैं और इसमें स्प्लिट अरेंजमेंट नहीं होता, एक साथ मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है या अनुलेखन की प्रक्रिया पूरे एक साथ हो जाती है। जो मैसेंजर आरएनए बनकर निकलता है वो सीधे सीधे एक सिंगल मैसेंजर आरएनए होता है, उसमें जीन अरेंजमेंट जो होता है वो सिंगल होता है। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, एमआरएनए बनता है, उसमें दो प्रकार के जीन पाए जाते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं। तो नॉन कोडिंग जीन्स को स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया द्वारा अलग की जाती है और कोडिंग जीन्स को फिर से जोड़ दिया जाता है। तो उसमें आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, एमआरएनए जो बनता है उसमें प्रोसेसिंग होती है जबकि इसमें नहीं होती है। एक और डिफरेंस ये है कि इसमें आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अनुलेखन की प्रक्रिया को अकेला स्टार्ट नहीं कर पाता है। इसमें क्या होता है, सिग्मा फैक्टर की आवश्यकता होती है और समापन के लिए रो फैक्टर की, जबकि उसमें यूकैरियोट्स में इन प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर नहीं पाए जाते हैं। तो ये मुख्य डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स के अनुलेखन में और यूकैरियोट्स के अनुलेखन में। ये बातें आप लोग को याद रखना चाहिए और एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि सबसे पहला क्या होता है। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आकर इसमें जुड़ते हैं, उसके बाद सिग्मा फैक्टर आकर जुड़ेंगे। सिग्मा फैक्टर के जुड़ते ही इसमें ट्रांसक्रिप्शन बबल का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आगे की ओर ट्रांसक्रिप्शन बबल के निर्माण होने के बाद सिग्मा फैक्टर बाहर की ओर निकल जाएंगे और
आरएनए पॉलीमरेज अपना क्रिया स्टार्ट कर देते हैं और इसमें एमआरएनए के दीर्घीकरण शुरू हो जाता है। चेन की लंबाई बढ़ती चली जाती है, एमआरएनए बाहर की ओर निकल कर बाहर आते हैं। उसके बाद जैसे ही समापन कोडॉन आता है वहां पर फिर रो फैक्टर आता है। रो फैक्टर के आने पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के टेम्पलेट से अलग हो जाएगा और डीएनए के टेम्पलेट के अलग होते ही एमआरएनए साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाता है। तो ये हो गया अनुलेखन की प्रक्रिया। हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट दूसरे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।